Hello everybody, welcome back. So today we are going to start with a very important topic which is rightly called as capacity to contract. ठीक है, बट अगर आपको याद होगा तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने तुम लोगों को कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें बताई थी. ओके, जैसे कि द पर्सन शुड नॉट बी अ माइनर, द पर्सन शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, द पर्सन शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड. तो ये वाले चैप्टर में हम लोग ये तीनों एस्पेक्ट्स को कवर अप करने वाले हैं. ओके, रेडी? So this is capacity to contract जिसको बोलते हैं. Students, when I'm talking about capacity to contract is the person should not be a minor, the person should not be insolvent, the person should not be unsound mind and the person should not be disqualified. बराबर? अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो उसको ये सब चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, then only that person can enter into the contract. So let us find out about capacity to contract किसको बोलते हैं, या तो competency to contract किसको बोलते हैं. सो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, who is of sound mind and who is not disqualified from contracting by any law. मतलब वो एक तो मेजर है, ठीक है, वो अनसाउंड माइंड नहीं है, फाइन, और वो किसी भी तरह से कोई भी लॉ के वजह से वो डिसक्वालीफाइड नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है. So whenever I talk about the parties who can enter into the contract or their capacity or their competency, तो उसके मेजॉरिटी पे, वो बंदे के साउंड माइंड के ऊपर, और तीसरा उसके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर पता चलता है कि है या नहीं. ठीक है, तो आज हम लोग जिसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं वो है एज ऑफ मेजॉरिटी. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, the person is said to be a major when he has completed 18 years of age. जब वो बंदे ने 18 years complete किया तब उसका एज ऑफ मेजॉरिटी अपने को समझ में आएगा. इज इट क्लियर? दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अ मेजर. फाइन. अभी सबसे पहले आज के लेक्चर में जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट. मतलब माइनर का पोजीशन क्या है अग्रीमेंट को लेकर, वो हम लोग आज के चैप्टर में या आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले वाला पॉइंट बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो. तुमको अगर पता है कि वो सामने वाला जो बंदा है वो माइनर है तो तुमको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहिए. इज इट क्लियर? जब भी तुम माइनर के साथ किसी भी तरह का कोई अग्रीमेंट करते हो तो उसको कहा जाता है वॉइड एब इनिशियो. दैट इज़ VOID ABINITIO. इज इट क्लियर? तो आपको अगर पता है कि आप लोगों ने माइनर के साथ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट या आपका अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा. मतलब कि इनिशियली वॉइड. इज अ क्लियर एडिबल? आपने माइनर के साथ किया हुआ सारा अग्रीमेंट वॉइड होता है, वो किसी काम का नहीं है, और आप कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप जाओगे तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी केस था दैट वाज बिटवीन धर्मदास घोष एंड मोहिरी बीबी. इज इट क्लियर? ये दो पार्टीज़ थे. ठीक है. धर्मदास घोष और मोहिरी बीबी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है. और धर्मदास घोष जो है वो माइनर था. ठीक है. उसने मोहिरी बीबी से 20,000 रुपीज़ का कर्जा लिया और अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा. मॉर्गेज मतलब उसके पास गिरवी रखा. और ये सब जब हो रहा था तब धर्मदास घोष माइनर था और ये तो मोहिरी बीबी को पता नहीं था. आई एम सॉरी, मोहिरी बीबी को ये पता था कि धर्मदास घोष माइनर है. ठीक है. फिर भी उसने उसको 20,000 दिया और उसका प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखा. धर्मदास घोष ने उसको 10,000 रुपीज़ रिटर्न किया. अभी बचा हुआ 10,000 मोहिरी बीबी उसको उसके पास मांग रही है कि मेरा बचा हुआ 10,000 रुपये मुझे वापस कर दो. बट धर्मदास घोष शायद कि सॉरी, आई डू नॉट हैव सो मच ऑफ मनी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैंने अपना प्रॉपर्टी जो आपके पास गिरवी रखा है वो आप मुझे वापस कर दो, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं आपको पे कर सकता हूँ. तो फिर मोहिरी बीबी ने बोला कि मैं तेरा प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं करूँगा जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता. तो अभी धर्मदास घोष के पास ऑप्शन नहीं था, तो धर्मदास घोष कोर्ट में गया. कोर्ट में जब केस फाइल हुआ तो पता चला कि ये दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब धर्मदास घोष माइनर था और मोहिरी बीबी उसके अगेंस्ट भी किसी भी तरह का केस फाइल नहीं कर सकती है, ना ही उससे कोई पैसा रिकवर कर सकते हैं. इज इट क्लियर? इनफैक्ट धर्मदास घोष ने जो 10,000 रुपये दिए थे मोहिरी बीबी को वो भी उसको रिटर्न करने पड़े, प्लस उसको उसका प्रॉपर्टी भी रिटर्न करना पड़ा. मतलब मोहिरी बीबी का 20,000 का जो है वो लॉस हुआ. और ये क्यों हुआ?
क्योंकि उसको जब पता है कि वो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो माइनर है, तो फिर उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट में सबसे पहला पॉइंट बोलता है माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अगर आपको पता है कि सामने आप जिसके साथ डील कर रहे हो या आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हो वो माइनर है, तो आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए अंडर एनी सिचुएशन और अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो माई पोजिशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट का सबसे पहला पॉइंट बोलता है माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है माइनर्स एग्रीमेंट का? सेकेंड पॉइंट बोलता है नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। बेटा रैटिफिकेशन का मतलब होता है चेंज, इज इट क्लियर? लाइक सपोज आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आप माइनर हो, ठीक है, और हम लोगों ने अग्रीमेंट बना के हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अभी 2 साल के बाद आप मेजर हो गए और हमारा बिजनेस चल रहा है, तो जब आप 2 साल के बाद मेजर हो जाओगे तो मैं वही अग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, मुझे आपके साथ नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। नो रैटिफिकेशन का मतलब है पुराने अग्रीमेंट में चेंजेस भी नहीं होगा। आई हैव टू ऑल टुगेदर मेक अ न्यू अग्रीमेंट विथ यू। सो इट इज सेड देयर इज नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। तो जब तुम माइनर हो और तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो आप मेजर होने के बाद उसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आपको नया अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट है जो बोलता है नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। थर्ड पॉइंट सेज माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी का मतलब है माइनर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, माइनर प्रॉपर्टी बेच सकता है, तुम माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ सकते हो, और फिर जब वो मेजर बन जाएगा तो उसका उसका प्रॉपर्टी का उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा। सो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, ये अपना थर्ड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या बोला बेटा? माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने का। दूसरा पॉइंट बोलता है नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी का मतलब है माइनर के अग्रीमेंट में चेंजेस भी नहीं कर सकते हो उसके बाद। उसका मतलब है कि अगर वो माइनर मेजर हो गया तो आप उसके अग्रीमेंट में चेंजेस नहीं बना सकते हो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन माइनर्स अग्रीमेंट। तीसरा बोलता है माइनर कैन बी बेनिफिशरी। माइनर को तुम बेनिफिशरी के तौर पे ऐड कर सकते हो, लाइक उसके नाम पे अगर प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी बेचना है, लाइक उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी रखनी है, तो फिर आप वो कर सकते हो। सो माइनर कैन बी अ बेनिफिशरी। नेक्स्ट पॉइंट सेज अबाउट अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी का मतलब है सपोज अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैटर कोर्ट में चला गया, तो माइनर माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। वो बोल सकता है कि मैं तो बच्चा था, इसको समझ में आना चाहिए था, इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? ठीक है, मतलब वो कोर्ट में माइनॉरिटी प्लीड कर रहा है कि मैं तो बच्चा था, इसको समझ में आना चाहिए था, इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? और कोर्ट हमेशा माइनर की ही साइड लेगा, वो तुम्हारी साइड नहीं लेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से इज माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज का ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप किसी बच्चे का ध्यान रखते हो, ठीक है, आप उसके लिए सारे पैसे खर्च करते हो, दैट इज़ नॉट योर चाइल्ड, ऑब्वियसली वो आपका बच्चा नहीं है, तो आप उसको सारे नेसेसरीज, सारे लग्जरीज, सारी चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करते हो। अभी जब वो बड़ा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि उसके नाम पे अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो बेटा आप उसकी प्रॉपर्टी में से नेसेसरीज़ के लिए पैसा डिमांड कर सकते हो। नेसेसरीज़ के लिए पैसा डिमांड कर सकते हो का मतलब क्या है कि आपने उसके पीछे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ों के लिए जितना पैसा डाला है वो पूरा पैसा आप उससे रिकवर कर सकते हो। सो वॉट एवर मनी यू हैव स्पेंड बिहाइंड दैट माइनर फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये पैसा आप उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये 5 चीज़ें नेसेसरीज में आती हैं। आप बोलोगे कि उसके 15 वाले बर्थडे में मैंने उसको बाइक दिया, उसका भी पैसा चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। इज़ अ क्लियर? आपको ओवर एक्टिंग करने किसने बोला? ओके, तो नेसेसरीज़ का पैसा आपको उसकी प्रॉपर्टी में से वापस मिलेगा, लग्जरी का पैसा आप उसके प्रॉपर्टी में से डिमांड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। और बेटा माइनर का प्रॉपर्टी लाइबल है आपको पे करने के लिए, माइनर लाइबल नहीं है, इतना याद रखना। आप माइनर को नहीं बोल सकते कि तू बड़ा होने के बाद कमा कमा के दे, यू कैन नॉट से दैट।
आप उसकी प्रॉपर्टी में से जो पैसा क्लेम करना चाहते हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट सेज इज कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है, तो माइनर के जो बिहाफ पे उसके जो गार्डियन है या उसके पेरेंट्स हैं वो लोग उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, तो माइनर अगर छोटा बच्चा है इज इट क्लियर और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता है, तो उसके पेरेंट्स या उसके गार्डियंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बेटा अगर माइनर ने कुछ काम परफॉर्म नहीं किया है तो आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तेरे को ये करना ही पड़ेगा। उसकी मर्ज़ी, उसको करना है तो वो करेगा, उसको नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। सो नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर वो नहीं परफॉर्म करना चाहता है या उसने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते परफॉर्म करने के लिए। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय द माइनर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट नो इंसॉल्वेंसी। बेटा अपने कंट्री में चाइल्ड लेबर बैंड है, तो जब चाइल्ड लेबर बैंड है और अगर वो बच्चे के पास कोई भी पैसा नहीं है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते अरे ये तो अभी इंसॉल्वेंट हो गया है, यू कैन नॉट से दैट। इसलिए माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पार्टनरशिप। माइनर को अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करना है तो बाकी के पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर बाकी के पार्टनर्स ने कंसेंट दे दिया तो माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है। माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर कैन बी एन एजेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो माइनर एजेंट बन सकता है। फिर आता है माइनर्स माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन का मतलब होता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अगर उसने किसी भी तरह का कोई सिग्नेचर्स किया है तो उसके लिए तुम उसके पेरेंट्स और गार्डियंस को बाइंड नहीं कर सकते हो, मतलब उनसे ज़बरदस्ती से सारी चीज़ें नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट इज़ माइनर एज अ शेयर होल्डर। माइनर एज अ शेयर होल्डर का मतलब है माइनर को अगर कंपनी में शेयर खरीदना है तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा, इज़ इट क्लियर। अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, minor cannot be a shareholder of the company. Okay, so these are all the cases for minor. Let us revise it once again. मैंने आपको सबसे पहले बोला माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड ab initio. व्हाट इज वॉइड ab initio? इनिशियली वॉइड, शुरुआत से ही सारे अग्रीमेंट जो आप माइनर के साथ करते हो वो वॉइड है। सो माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड ab initio. सेकेंड पॉइंट इज नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अगर वो मेजर हो गया तो पुराने अग्रीमेंट में हम चेंजेस करके वही अग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करा सकते। सो देयर इज़ नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। फिर आता है माइनर कैन बी अ बेनिफिशरी। हाँ, माइनर बेनिफिशरी बन सकता है, आप उसको प्रॉपर्टी में हिसाब दे सकते हो, उसके नाम पे प्रॉपर्टी रख सकते हो, तो माइनर बेनिफिशरी हो सकता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी का मतलब होता है कि माइनर के अगेंस्ट में अगर आप कोर्ट में जाते हो तो वो हमेशा माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। वो बोल सकता है मैं तो बच्चा था, इसको समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। माइनर का प्रॉपर्टी आप नेसेसरीज के लिए क्लेम करवा सकते हो, इज इट क्लियर? सो माइनर्स प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम फॉर द नेसेसरीज। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। आपके बिहाफ पे, मतलब सपोज अगर आप माइनर हो तो आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स या गार्डियंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बेटा माइनर के लिए कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है, उसकी मर्जी, उसको करना है तो वो करेगा, नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय द माइनर। ओके, मतलब आप उससे जोर ज़बरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करवा सकते। फिर आता है नो इंसॉल्वेंसी। माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होता है। ओके, माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। माइनर पार्टनरशिप में तभी आ सकता है जब पार्टनर्स को अग्री हो। अगर पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो माइनर पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकता है। माइनर कैन बी एन एजेंट, ऑब्वियस है ना, प्रिंसिपल को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर माइनर एजेंट बन सकता है। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। वो अपने, अगर सपोज वो माइनर ने किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसने साइन किया है उसके लिए वो पेरेंट्स और गार्डियंस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है। नेक्स्ट इज माइनर एज ए शेयर होल्डर। माइनर कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकता है। सो दीज आर ऑल द केसेस, ऑल द पोजिशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट जो मैंने तुमको आपको बताया। सेकेंड कैटेगरी इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर आपको याद होगा तो अपने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अनसाउंड माइंड में कौन कौन आता है वो आपको बताया था। हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे। ओके, तो अनसाउंड माइंड में कौन कौन आता है बेटा? ड्रंकर्ड, जिसने पी रखी है। ओके, स्मोकर, जो एक चेन स्मोकर है। ड्रग एडिक्ट,
जिसने ड्रग्स कंज्यूम करके रखा है, एडमिटेड टू आईसीयू, वो बंदा बहुत बीमार है और आईसीयू में है, वो भी अनसाउंड माइंड में आएगा। नेक्स्ट इज पर्सन हु इज़ मेंटल एट होम, पागल है और घर पे है, और मेंटल इन असाइलम, पागल है और वो पागल खाने में है, मतलब मेंटल असाइलम में है। तो 6 कैटेगरीज है अनसाउंड माइंड के बेटा। सबसे पहले ड्रंकर्ड, स्मोकर, ड्रग एडिक्ट, एडमिटेड टू आईसीयू, मेंटल एट होम, मेंटल इन असाइलम। तो ये 6 कैटेगरीज आएंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में। इज इट क्लियर? तो अगर कहीं पे भी ये कैटेगरीज है अनसाउंड माइंड की, ये लोग हैं, इज इट क्लियर एवरीबडी, तो इनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। इज इट क्लियर? यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पीपल बिकॉज ये लोग क्या हो चुके हैं, ये लोग अनसाउंड माइंड हो चुके हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज पर्सन ऑफ डिस्क्वालीफाइड, कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड बाय डिस्क्वालीफाइड पर्सन। अभी डिस्क्वालीफाइड में कौन कौन आता है वो हम लोग देखेंगे, उसकी कैटेगरीज क्या है। सबसे पहले जो आता है वो है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब होता है बेटा कंपनीज। तो जो कंपनी फ्रॉड करने के इरादे से आई है, जिसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड लिखा हुआ है, जैसे क्लियर एविडेंस, दूसरों के साथ गलत करने के इरादे से आए हैं, तो फिर वो सारे कॉरपोरेशंस के साथ डिस्क्वालीफाइड है। कोर्ट बोलता है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो क्योंकि वो लोगों को धोखा देने के इरादे से काम कर रही है, वो कंपनीज फ्रॉड है, फेक है, इज इट क्लियर? तो उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो कॉरपोरेशंस। फिर आता है फॉरेन सर्वेजेंस या तो फॉरेन एम्बेसडर्स जिसको बोलते हैं। फॉरेन सर्वेजेंस इसीलिए क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव अपने कंट्री में आता है अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो हमको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर उसने हमारे साथ फ्रॉड किया तो हम अपने कोर्ट्स में उसके अगेंस्ट पे किसी भी तरह का केस फाइल नहीं कर पाएंगे। ओके, हमको ऑल द वे उसके कंट्री में जाके केस फाइल करना पड़ेगा, जो अपने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। इज इट क्लियर? तो उसने बोला ही करके कि जो फॉरेन एम्बेसडर्स है, जो फॉरेन सर्वेजेंस हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। अगर तुमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और वो लोगों ने अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, तो उनका नाम का कोई भी केस तुम इंडिया के कोर्ट में रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तुमको ऑल द वे फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा उनके अगेंस्ट पे केस रजिस्टर करने के लिए। तो वो लोग डिस्क्वालीफाइड है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का। ओके, नेक्स्ट इज़ एलियन एनिमी। एलियन एनिमी तो सबको पता है, वॉरिंग नेशंस। तो जब दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है तो हमको उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं करना है, दैट्स एन एलियन एनिमी। नेक्स्ट इज़ कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब है जिसके ऊपर केस चल रहा है, इज इट क्लियर? या तो वो जेल के अंदर है या तो वो जेल के बाहर है, पर अभी तक केस का फाइनल जजमेंट नहीं आया है, तो वो कन्विक्ट है, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड द लास्ट कैटेगरी इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो इफ़ यू नो वो बंदे के पास पैसे नहीं है तो तुमको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, सो आई रिपीट, एक तो कॉरपोरेशंस मतलब कंपनीज जो फ्रॉड करने के इरादे से आई है, वो डिस्क्वालीफाइड है, हमको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। फिर आता है फॉरेन सर्वेजेंस, मतलब जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंडिया के कोर्ट्स में हम उनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का केस रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर आता है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी तो वॉरिंग नेशंस है। फिर आता है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब है गुनहगार, जिसके अगेंस्ट पे केस चल रहा है, तो हम उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट कैटेगरी इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो बंदा बैंकरप्ट है, हम उसके साथ भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई रिपीट द पॉइंटर्स फॉर डिस्क्वालीफाइड पर्सन। फर्स्ट इज कॉरपोरेशंस, फॉरेन सर्वेजेंस, एलियन एनिमी, कन्विक्ट, इंसॉल्वेंट। ओके, तो ये जो 5 चीज़ें हैं वो डिस्क्वालीफाइड के लिए आता है। तो अगर आप इसमें से किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो लोग डिस्क्वालीफाइड है, आपका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल और वॉइड हो जाएगा। आई रिपीट, अनसाउंड माइंड में 6 कैटेगरीज हैं, दैट इज़ नथिंग बट ड्रंकर्ड, स्मोकर, ड्रग एडिक्ट, एडमिटेड टू आईसीयू, मेंटल एट होम एंड मेंटल इन असाइलम। और डिस्क्वालीफाइड में 5 कैटेगरीज हैं, कॉरपोरेशंस, फॉरेन सर्वेजेंस, एलियन एनिमी, कन्विक्ट एंड इंसॉल्वेंट। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में या कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ों को आपको देखना है। एक तो द पर्सन शुड नॉट बी माइनर, द पर्सन शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड एंड द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। माइनर के कौन से पॉइंट्स हैं वो हमने देखे।
फिर अनसाउंड माइंड के भी कौन से पॉइंट्स है वो हमने देखे, और डिसक्वालीफाइड के भी कौन से पॉइंट्स है वो सब हमने देखे। तो अगर आप ये सारे कैटेगरी के अंदर किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सो यू आर डेफिनेटली इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपका कॉम्पिटेंसी प्रॉपर नहीं है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटेंसी चेक करवाना है तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इज़ इट ओके? तो आप लोग ये वीडियो को बाद में फिर से देखना, ये सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करना जो मैंने आपको बताए हैं, ताकि आपको याद रहे कि कौन से कैटेगरी में कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ओके एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर, वी सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।